Hello everyone, welcome to the second lecture of Government Budget and the Economy. Before starting today's lecture, a humble request to all, अगर आपने हमारे कोचिंग के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get all the latest notification about our class. चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर की। लास्ट क्लास में हमने बात किया था मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इस क्लास में, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बेसिकली गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू बजट और एक को हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजट। सर क्या होता है रेवेन्यू बजट और क्या होता है कैपिटल बजट? तो रेवेन्यू बजट वो बजट होता है विच कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स and revenue expenditure of the government, and capital budget are those budget which consist of capital receipts and capital expenditure of the government. एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट्स, क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए देख ले components of government budget. Components of government budget, so there are basically two components of government budget, revenue budget and capital budget. Revenue budget consists of revenue receipt of the government and the revenue expenditure of the government, और capital budget consists of capital receipt and capital expenditure of the government. अब चीजों को सिंपल करने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, दैट इज स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चरिंग की बात करें तो गवर्नमेंट बजट के दो स्ट्रक्चर हो गए, एक को हम लोग कहते हैं बजट रिसिप्ट, एक को हम लोग कहते हैं बजट रिसिप्ट और एक को हम लोग कहते हैं बजट एक्सपेंडिचर। सो व्हाट इज बजट रिसिप्ट एंड व्हाट इज बजट एक्सपेंडिचर? तो बजट रिसिप्ट जो होता है इट शोज द एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। मतलब सरकार की जो अनुमानित आय होती है, मींस द एस्टिमेशन विच द गवर्नमेंट मेक्स दैट इट विल रिसीव इन अ फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज बजट रिसिप्ट। अब गवर्नमेंट का एस्टिमेशन जो होता है रिसिप्ट का कोई भी हो सकता, वो दो पार्ट में होता है, एक को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और एक को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। आज के लेक्चर में हम रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और व्हाट इज बजट एक्सपेंडिचर? तो वही बजट एक्सपेंडिचर शोज द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये भी दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। पहला है हमारा बजट रिसिप्ट, पहला है हमारा बजट रिसिप्ट। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया बजट रिसिप्ट क्या शो करता है, बजट रिसिप्ट क्या है, दीज आर द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिस्कल ईयर इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल ईयर। तो बजट रिसिप्ट shows the estimated receipt of the government from all sources during the fiscal year. अब बजट रिसिप्ट के दो कंपोनेंट होते हैं जैसा हमने डिस्कस किया, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। पहले रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट को डिटेल में समझ लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इसको समझने के लिए पहले समझिए रेवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं। तो रेवेन्यू आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो हमारे बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं करते। मतलब सर, तो रेवेन्यू आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जिसका हमारे असेट या हमारे लायबिलिटीज से कोई लेना देना नहीं है, उनको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू आइटम्स। रिसिप्ट मैंने नहीं बोला, रेवेन्यू आइटम्स आर दोज आइटम्स विच डू नॉट अफेक्ट द असेट एंड लायबिलिटी। मतलब वो आइटम्स होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? रिकरिंग नेचर के होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू आइटम्स।
और कैपिटल आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो या तो बैलेंस शीट के असेट या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज को अफेक्ट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कैपिटल आइटम्स। तो अब पहले बात करते हैं यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट। तो बात आती है रेवेन्यू, आते ही माइंड में क्लिक करना चाहिए ये मेरे असेट या लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो रेवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं, कह सकते हैं रेवेन्यू आइटम्स आर दोज आइटम्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। Revenue receipts are those receipts that neither create any liabilities nor reduce any assets of the government उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होते हैं that neither create any liabilities nor reduce any asset of the government। मतलब सरकार के जेब में पैसे भी आ रहे हैं लेकिन सरकार की ना ही तो लायबिलिटी कम हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और ना ही असेट रिड्यूस हो रहा है। मतलब ना ही सरकार को किसी से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, ना ही अपने असेट को सेल करना पड़ रहा है, तब लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के पास पैसे आ रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब वो रिसिप्ट जो ना ही गवर्नमेंट के लायबिलिटी को क्रिएट करती है, ना ही गवर्नमेंट के असेट को रिड्यूस करती है। तो सर रेवेन्यू रिसिप्ट में ऐसे कौन से रिसिप्ट होते हैं जो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएंगे? तो रेवेन्यू रिसिप्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट फ्रॉम टैक्स और एक को हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट फ्रॉम नॉन टैक्स। कंपोनेंट्स दो होते हैं, टैक्स रिसिप्ट, टैक्स और नॉन टैक्स। ये किसके कंपोनेंट है? रेवेन्यू रिसिप्ट के दो कंपोनेंट है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। सर सबसे पहले ये जानिए टैक्स क्या होता है, व्हाट इज टैक्स? तो हम लोग कह सकते हैं टैक्स लेता कौन है? गवर्नमेंट। किससे? पब्लिक से। क्या ये ऑप्शन होता है कि कंपलसरी पेमेंट होता है? सर कंपलसरी पेमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं अ टैक्स इज अ लीगल कंपलसरी पेमेंट imposed by the government गवर्नमेंट टैक्स किस पे लगाती है? तो गवर्नमेंट नॉर्मली टैक्स लगाती है इनकम पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल्स पे, एक्सपोर्ट्स पे, इंपोर्ट पे, ईटीसी। सर टैक्स कितने तरह के होते हैं? टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स और क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स? तो जब लायबिलिटी टू पे द टैक्स, मतलब टैक्स की लायबिलिटी, पे करने की लायबिलिटी और उस टैक्स का बर्डन दोनों सेम पर्सन पे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कोचिंग क्लासेस लेता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, फेस टू फेस क्लासेस लेता हूँ, तो मैं बच्चों से फीस लेता हूँ। वो फीस मेरी क्या है? इनकम है। उस इनकम पे टैक्स कौन देगा? मैं। उस इनकम पे टैक्स देने के लिए लायबल कौन होगा? मैं या मेरा पड़ोसी? नॉर्मल सी बात है सर, आप लायबल होंगे। तो अल्टीमेटली लायबल कौन है? मैं। टैक्स देने का बर्डन भी किसके ऊपर है? मेरे ऊपर। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स, मैं इनकम अर्न करता हूं, उस इनकम पे टैक्स पे करने के लिए लायबल भी कौन है? मैं, और बर्डन भी किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। यहां देखिए, when the liability to pay a tax and the burden of that tax falls on the same person, it is called direct tax. Example, income tax, wealth tax अब नहीं लगता, 2014 से ये एबॉलिश हो चुका है। नेक्स्ट कॉर्पोरेट टैक्स, ये कंपनीज पे करती है, और गिफ्ट टैक्स भी अब एबॉलिश हो चुका है। तो प्रेजेंट में दो ही डायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, एक इनकम टैक्स और एक कॉर्पोरेट टैक्स, या इसको हम लोग कॉर्पोरेशन टैक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर?
तो जब लायबिलिटी किसी और की, बर्डन किसी और पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लासेस देता हूं, मैं आपसे फीस लेता हूं, उस फीस पे मैं जीएसटी चार्ज करता हूं। आई चार्ज जीएसटी ऑन दैट फीस। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फीस है, मैं फीस ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल 2000 पर मंथ, 2000 पर मंथ, उस पे मैं जीएसटी चार्ज करता हूं प्लस 18%, दैट इज रुपीज 360, अराउंड 360। तो टोटल कितना हो गया 2360। मैं आपसे कितना चार्ज कर रहा हूं, 2360 रुपए। तो अल्टीमेटली ये 360 जो है, ये टैक्स है, ये पे किसे करना है, मुझे, लेकिन मैं ले किससे रहा हूं, आपसे। तो मतलब लायबिलिटी किसकी है, मेरी, बर्डन किस पे शिफ्ट किया, स्टूडेंट्स पे। तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहां देखिए, when the liability to pay a tax and the burden of that tax can be on different person, it is called indirect tax. पहले सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम, एक्साइज, सर्विस, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स थे, लेकिन अब सेल टैक्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट को मर्ज कर दिया गया and it is replaced by GST, goods and services tax। लेकिन कस्टम ड्यूटी अभी भी अलग से लगती है। कस्टम ड्यूटी इज नॉट मर्ज्ड इन GST। होप यहां तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट होती है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। सर, नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को कहां से होता है? तो नॉन टैक्स में गवर्नमेंट को जो पहला रेवेन्यू होता है, डेट इज द कॉमर्शियल बोरोइंग्स, that is the commercial revenue। सॉरी सर, commercial revenue क्या होता है? तो it is the revenue received by the government by selling the goods and services produced by the government agencies, जैसे postage, interest on funds borrowed from government, etc। और दूसरा जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू होता है, जो हम फीस, फाइन, पेनल्टी पे करते हैं। तो अल्टीमेटली ये दो गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं, टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। एक पॉइंट और, एक टॉपिक 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज इस्टेट। तो जब कोई पर्सन मर जाता है और उसकी कोई विल नहीं होती है और उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट की हो जाती है, उसी को बोलते हैं इस्टेट। तो अ क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज without having any legal heir or without leaving a will। तो ये था हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। सर, क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट? व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट? तो हमने बोला कैपिटल आइटम वो आइटम जो बैलेंस शीट को अफेक्ट करे, या तो हमारे असेट या तो हमारी लायबिलिटी। तो कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है, आर those receipts that either, वर्ड ध्यान दीजिए, either, या तो create liability or reduce assets of the government, which either create a liability or reduce assets of the government। तो सर, ऐसे गवर्नमेंट की कौन सी रिसिप्ट्स होती है जो या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट करे या तो असेट रिड्यूस करे? तो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स है कैपिटल रिसिप्ट के। पहला कंपोनेंट है रिकवरी ऑफ लोन। अगर हम किसी को लोन देते हैं, लेते नहीं है, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। अगर हम किसी को लोन देते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, असेट। अगर हम किसी को लोन दे रहे हो तो वो लोन हमारे लिए क्या होता है, असेट। लेकिन जब उस लोन को हम वापस ले लेते हैं तो हमारा असेट क्या हुआ, कम, लेकिन पैसा भी मेरे जेब में आ गया। तो उसी को बोलते हैं रिकवरी ऑफ लोन। लोन ऑफर्ड टू अदर्स आर असेट फॉर द गवर्नमेंट, वेयर एज रिकवरी ऑफ सच लोन्स reduces the asset of the government. Therefore, recovery of loan is treated as capital receipt। क्यों?
बिकॉज इट रिड्यूसेस द फाइनेंशियल असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि जब हम लोन रिकवर करते हैं तो मेरा असेट कम होता है, इसीलिए वो कैपिटल रिसिप्ट है। नेक्स्ट, बोरोइंग। अगर हम किसी से पैसा बोरो करते हैं, जेब में पैसा तो आ रहा है, साथ ही साथ क्या क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी क्रिएट होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। देखिए, borrowings creates a liability, therefore funds raised from borrowing are treated as capital receipts। और तीसरा है अदर रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट में आता है डिसइन्वेस्टमेंट। सर डिसइन्वेस्टमेंट मतलब, तो जब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को सेल करती है, मतलब जो गवर्नमेंट पीएसयूज के शेयर्स को सेल करती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और जब गवर्नमेंट पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को सेल कर रही होती है, तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कम होता है। और क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट की असेट रिड्यूस हो रही है, और असेट रिड्यूस हो रही है और जेब में पैसे भी आ रहे हैं, इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट को भी हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। यहां देखिए, अदर रिसिप्ट्स इंक्लूड कैपिटल रिसिप्ट्स other than recovery of loan and borrowing. Fund raised from disinvestment is one such receipt. It is called a capital receipt because it reduces the assets of the government. और disinvestment क्या होता है, मैंने यहाँ लिख दिया, it means selling a part or whole of the shares of public sector enterprises held by the government। तो आज के क्लास में लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, और टाइप्स ऑफ बजट। थैंक यू।